अर्पिता की शादी के ठीक एक दिन पहले सगाई का फंक्शन था। उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उसे खिलाने पिलाने में लगे हुए थे। हर कोई यही कह रहा था कि नई बहू को मैं पहले खिलाऊंगा, कोई कहे मैं पहले खिलाऊंगी। यही करते करते अर्पिता परेशान हो गई, पर वो क्या ही कहती। जबरदस्ती सब फोटो खिंचवाने के चक्कर में अर्पिता के मुंह में जबरदस्ती बर्फी और रसगुल्ले के टुकड़े भरते ही जा रहे थे। जब खाना खाने की बारी आई तो सबने टेबल साथ में लगा ली। अर्पिता खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। अगर अभी भूखी रहोगी तो कल फिर फेरों के समय तुम्हें भूख लगेगी। हाँ अरे साले साहब, अर्पिता को भी तो कुछ खिलाओ, खुद ही खाए जा रहे हो। जीजू मैंने कहाँ मना किया है, खा लो अर्पिता, नहीं तो सब मुझे ही दोष देंगे। अरे तुम सब छोड़ो, अर्पिता बहू मेरे हाथ से गुलाब जामुन खाएगी। क्यों, खाओगी ना? अर्पिता क्या ही कहती, वो चुपचाप अपनी होने वाली सास के हाथों से पूरा गुलाब जामुन खा लेती है। अब तो होने वाली मामी, बुआ, मासी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी सब अर्पिता के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहे थे। अर्पिता परेशान तो हो रही थी, पर वो नए बनने वाले रिश्तों का दिल रखने के लिए चुपचाप उस समय सगाई के फंक्शन में खाती रही। उस रात तो जैसे तैसे अर्पिता सो गई। अगले दिन उसकी शादी थी। शादी के फंक्शन में भी सुबह से रीति रिवाज शुरू हो गए, तो मायके में आए मेहमानों ने सभी रीति रिवाज निभाते हुए अर्पिता को कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया। जो मेहमान आए अर्पिता के मुंह में मिठाई और खाने की चीजें खिलाते रहे। बस चाची जी और मन नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा ले, फिर शादी के बाद हम कौन सा खिला पाएंगे। हाँ अभी तो मेरी बारी रह गई, रुको ये ले बिटिया, एक निवाला मेरी तरफ से भी। खा, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी ताई ने तुझे खाना खिलाया। मम्मी बस मुझे और भूख नहीं है, ये रीति रिवाज कितनी देर और चलेंगे। अभी अंकित के मम्मी पापा भी आकर गए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा खिला दिया है। अर्पिता वैसे किसी को मना करते अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं थोड़ा खा ले, वैसे भी अब तेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा तेरी चाची ताई और मामी वगैरह को तुझे खिलाने का मौका मिलेगा। रुक, तेरे मामा जी और पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। किसी तरह अर्पिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है। पर शादी की रात से ही अर्पिता के पेट में गड़बड़ हो रही थी। जैसे तैसे उसने फेरों के समय अपने आप को संभाल लिया, पर ससुराल पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब नई नवेली बहू किसे कहे और कैसे कहे। अर्पिता, माँ ने तुम्हारे लिए ये गरम गरम नाश्ता भेजा है, तुम जल्दी से कर लो, फिर कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें आएंगी और तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। बबली दीदी वो मैं, अरे शर्माना कैसा, मुझे पता है आपके लिए घर नया है, इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाने में शर्म आ रही है। ठीक है तुम खा लो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आती हूँ। दीदी अंकित कहाँ है? अंकित वो तो अपने जीजू के साथ नीचे हॉल में नाश्ता कर रहा है। अर्पिता की ननद ढेर सारा मक्खन लगाकर आलू के पराठे और दही रख जाती है। अब अर्पिता ना खाए तो भी बुरे बनेगी और खाए तो भी उसकी हालत खराब होगी। अर्पिता पूरी तरह से फंस चुकी थी। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे अर्पिता बहू, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्या हुआ, मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं माँ जी, पराठे तो बहुत टेस्टी है, मैं बस खा ही रही थी। अच्छा, ये लो साथ में ये भी खा लो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए ताजी ताजी जलेबियां और रबड़ी लेकर आए हैं। वो बोल रहे थे कि यहाँ के फेमस हलवाई की रबड़ी जलेबी है, तो अर्पिता को जरूर खिलाना, बड़े मन से उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। अर्पिता रबड़ी जलेबी देखकर परेशान हो जाती है। पहले ही उसका पेट गड़बड़ कर रहा था, ऊपर से रबड़ी जलेबी अब ससुर जी ने भेजी है। ये कहकर सास ने कुछ कहने से ही रोक दिया। क्या करे और क्या ना करे, जबरदस्ती सास मुंह में रबड़ी जलेबी ठूसे जाए। अर्पिता चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी। सास के जाने के बाद अर्पिता परेशान हो गई। वो बार बार टॉयलेट भागे, फिर बाहर आए, फिर भागे, फिर बाहर आए। जिस बात का डर था वही हुआ, अर्पिता को दस्त लग गए। उसका पेट खराब हो गया, लगातार लूज मोशन आए जा रहे थे। बिल्कुल पानी दस्त करते हुए अर्पिता को कमजोरी महसूस होने लगी। उधर से उसकी ननद उसे लेने आ गई। अर्पिता क्या हुआ, तुम अभी तक बाथरूम में ही हो? माँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार वगैरह मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में ही जमा हो गए हैं। अभी आई, बस थोड़ी देर और दीदी, आप चलो मैं आती हूँ। ठीक है, नीचे आने से पहले मुझे आवाज लगा देना। ननद चली गई, पर अर्पिता के मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपनी ननद के साथ हॉल में पहुंचती है। सब औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती और अर्पिता को फिर से मीठा खिलाने लगती। ये लो बहू, हमारे हाथ से भी खाओ। अरे बहू ना शर्मा रही है, हमारे हाथ से नहीं खाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन जी। अर्पिता बहू, आंटी जी के हाथ से भी खाओ। अर्पिता जबरदस्ती मिठाई के पीस खा लेती है। सब लोग चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और मजबूरी में अर्पिता को भी करना पड़ता है। अब अर्पिता से वहां बैठा नहीं जा रहा था, उसे फिर से लूज मोशन आने लगता है।
वो अंकित को आवाज लगाती है, पर अंकित दोस्तों और रिश्तेदारों में बिजी था। अर्पिता से रुका नहीं जा रहा था। वो फौरन अपने कमरे की ओर भागती है और सीधे टॉयलेट में जाती है। कुछ देर बाद उसे आराम पड़ता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अर्पिता को चक्कर आने लगते हैं। उसका पेट भी दर्द हो रहा था। वो बेड पर लेट जाती है, तभी उसकी सास कमरे में आती है। क्या हुआ अर्पिता बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। अर्पिता अपनी सास की बात का जवाब भी नहीं दे पाती कि अचानक उसे फिर से लूज मोशन आ जाता है और वो टॉयलेट में भाग जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता जब बाहर आती है तो उसकी सास के साथ साथ ननद भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अर्पिता भाभी, आप कुछ छुपा रहे हो? दीदी माँ जी, वो मुझे ज्यादा हैवी खाना खाने से दस्त लग गए हैं। कल रात से पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। ओह। कहते कहते अर्पिता बेहोश हो जाती है। उसकी सास और ननद दोनों घबरा जाती हैं। अरे अर्पिता बहू, क्या हुआ? बबली, एक बार अंकित और अपने बाबूजी को बुला कर ला। अर्पिता की ननद अंकित और अपने बाबूजी को बुला कर लाती है। अंकित डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आती है और अर्पिता का चेकअप करती है। अगर मेरे आने में थोड़ी देर हो जाती तो अर्पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लूज मोशन रुक जाएंगे। पर अर्पिता को बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं देना, बहुत लाइट खाना देना है, जैसे जूस, फ्रूट्स, खिचड़ी, दलिया, दही वगैरह, और कुछ भी तला भुना या फिर ज्यादा मीठा नहीं देना। डॉक्टर अर्पिता को दवाई और इंजेक्शन देकर चली जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता को आराम पड़ता है। अर्पिता बहू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे देखा जाए तो गलती हमारी ही है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि बहू कितना ही खा पाएगी। वो भी अपने मायके से आई है। 2-3 दिन उसने वहां पर भारी खाना ही खाया होगा। ऊपर से हमने उसको इतना जबरदस्ती खिला पिला दिया। छोटा सा तो पेट है मेरी बहू का। हाय मेरी लाडो, देखो चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। माँ, मैं अभी अर्पिता के लिए फलों का जूस निकाल कर लाती हूँ। सॉरी अर्पिता, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। बहू, जब तुम्हारा पेट खराब था तो तुम मना कर देती। तुमने हम सबका दिल रखने के लिए हमारी लाई हुई चीजों को बिना कुछ कहे खा लिया, ताकि हमें बुरा न लगे। कमला हमारी बहू बहुत संस्कारी और समझदार है। जीती रहो बहू, घबराओ नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कमला, बबली, तुम्हें अर्पिता बहू का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? अर्पिता की मम्मी को भी फोन पर यह बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत दुख होता है कि अर्पिता को शादी से 2 दिन पहले भी इतना भारी खाना खाना पड़ा और वो सबका दिल रखने के लिए अपने मायके में भी किसी को मना नहीं कर पाई, और शादी के बाद वो अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई तो भी किसी को मना नहीं कर सकी। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। 1-2 दिन में अर्पिता ठीक हो जाती है। अब रिश्तेदारी में पहली रोटी खाने भी जाना था। इस बात को लेकर वो और चिंता में थी, पर इस बार उसकी सास ने सब कुछ संभाल लिया। अर्पिता बहू, चिंता मत करो। अगर रिश्तेदारी में पहली रोटी पर जाना है तो कम से कम 2 से 3 दिन का गैप होगा। लगातार हम भी तुम्हें रिश्तेदारी में खाने पर नहीं भेजेंगे। जब तुम्हारा जी चाहे तब जाना। अपनी सास की बात सुनकर अर्पिता खुश हो जाती है। वो खुश थी कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला था जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे की परेशानी को समझते थे। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी। मम्मी, यहाँ मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहां मेरा कितना अपमान होगा। जब मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेड पर सुसु करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयां सूटकेस में रख दी हैं, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना, तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन प्रिया, अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात, प्रिया बेटा, ये देख,
मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीजें खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूं, उन्हें बुरा लगेगा। मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब क्या करूं, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हुई थी। पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। माँ, मैं ये बात जानता हूं। मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सूसू करने की आदत है। क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चले। माँ, प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं, पर उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा माँ, एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? माँ, अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, न कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया रात में कभी अलार्म से ना उठ पाए तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है।